हेलो हेलो हेलो। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। तो आज फिर हमारा डे 2 होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा 2025 के अंदर जितने भी सेट्स हुए हैं, उन सेट्स के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपने डे 1 वाली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख ली होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आइए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं वीडियो देखने का तरीका किस तरीके से देखनी है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको पॉज करना है, अपनी रफ नोटबुक पर सोल्व करके देखना है। अगर सोल्व हो रहा है तो अगले क्वेश्चन पे जाना है, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन उसका जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज आप पूरी वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, देखो आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है, आप जानते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन जो होती है वो a1 अपॉन a2। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर या डे 1 में भी पढ़ाई थी। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना सर। आप जानते हैं आपके पास पहली इक्वेशन का जो a1 है आपके पास कितना है, a1 कितना है आपके पास 3, a2 आपके पास कितना है 6। ये बराबर होना चाहिए। b1 आपके पास कितना है -1 और b2 आपके पास कितना है माइनस के k। देखो तीसरी बात आपको लेने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास दोनों ही टर्म से ही ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो 3 से आप 6 को कैंसिल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/k। यानी कि k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। यानी कि k की वैल्यू आपके पास सर कितनी आ गई 2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से सारी कंडीशंस मैंने पिछले वाली जो डे 1 वाली वीडियो है उसमें सारी कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई थी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एज वेल एज इंटरसेक्टिंग लाइन का और यूनिक सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन की सारी कंडीशंस मैंने आपको अच्छी तरीके से लिखवाई थी। ठीक है, देखो आज के दिन का दूसरा सवाल आपके पास गिवन है द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए। यानी कि जो ए पॉइंट है आपके पास वो है 4 कोमा माइनस के 5 और बी पॉइंट आपके पास कितना है सर 1,2। बी पॉइंट क्या है आपके पास 1,2 इन द रेशियो 5:2। सेक्शन फॉर्मूले का सवाल है, इसके बीच में एक पॉइंट है जो आपको 5:2 में डिवाइड करना है। मैंने कि माना कि वो जो पॉइंट है हमारे पास वो x, y है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ये हमारा रेशियो m और ये रेशियो n। ठीक है सर। अब मैं आपको अच्छी तरीके से एक बात बताता हूं, आपको सेक्शन फॉर्मूला याद किस तरीके से करना है। सेक्शन फॉर्मूला याद किस तरीके से करना है ना। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जो बीच वाला जो पॉइंट होता है x, y वो बराबर होता है इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर यानी कि nx1 और इसकी मल्टीप्लीकेशन उधर यानी कि mx2। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये m1 और m2 होगा। कोई कई टीचर आपको पढ़ा देते हैं ये m1 है ये m2 है, आप जैसा भी समझ में आपको आता है वैसे करें। आप इसको m और इसको n माने। ठीक है, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा m प्लस n कोमा। देखो n की मल्टीप्लीकेशन इधर तो आपके पास आ जाएगा ny1 प्लस m की मल्टीप्लीकेशन उधर तो आपके पास आ जाएगा my2 अपॉन m प्लस n, है ना सर। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप जानते हैं कि x, y आपको पॉइंट निकालने हैं और बाकी सबकी वैल्यू आपको दे रखी है, उनकी वैल्यू को आपसे सब्स्टिट्यूट करना है। देखो 2 की मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8, 5 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5, m प्लस n 5 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 7, है ना। दूसरी बात आपके पास आ जाएगी 2 की मल्टीप्लीकेशन -5 के साथ आपके पास आ जाएगा माइनस के 10, 5 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन 7, है ना। m प्लस n आपके पास कितना है 7। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो x, y। देखो 8 और 5 कितने हो गए आपके पास 8 5 13, यानी कि 13/7 कोमा 10 10। देखो ये माइनस का 10 है प्लस का 10 है तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 आ जाएगी। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 13/7 कोमा 0 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला आपको कभी याद नहीं करना, आपको समझना है कि किस तरीके से हम उस फॉर्मूले को लिखें, है ना।
देखो आपके पास जो सवाल अगला गिवन है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इस एपी का आपके पास क्या कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आपके पास एपी क्या गिवन है कि एपी A15 माइनस A11, आपके पास वैल्यू गिवन है 48। आप जानते हैं कि A15 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, A प्लस 14D माइनस A11 की वैल्यू कितनी होती है सर, A प्लस के 10D। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो AN होता है वो बराबर किसके होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं यहां पर N की जो वैल्यू आपके पास 15 है, तो आपने N की जगह 15 लगा, 15 में से एक गया तो 14D। तो वही मैंने आपको लिखा A प्लस 14D माइनस A प्लस 10D इक्वल टू 48। तो आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D माइनस A माइनस 10D इक्वल टू 48। तो आप क्या देखेंगे कि A से तो A कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 10 गया तो आपके पास कितना बचा, 4D, है ना। तो आपके पास वैल्यू कितनी बची, 4D इक्वल टू 48। तो आप 4 से 48 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16। 4 से कैंसिल करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 12, 12 चौक 48, है ना। तो डी की वैल्यू आपके पास सर कितनी आ गई, 12, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और टिक करेंगे और आगे बढ़ के चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखो जो अगला सवाल आपके पास गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास है हैज रूट्स। आप जानते हैं कि रूट्स कैसे होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम पढ़ते थे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, यानी कि डी, और डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC। और आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। ठीक है, और आपके पास जो डी की वैल्यू होती है वो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो डी की जो सारी कंडीशंस होती हैं, अगर डी की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी आ जाए तो आपके पास जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो आपके पास जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं सर, वो रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर आपके पास डी की वैल्यू, अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, यानी कि निगेटिव की वैल्यू आ जाए, तो आपके जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है ना, यानी कि कोई भी रियल रूट आपका कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। रूट एग्जिस्ट करते हैं जो आप क्लास 11 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं होते वो इमेजिनरी रूट होते हैं। तो आप क्लास 11 के अंदर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के जिसके डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी उसके रूट ही नहीं होते, रियल रूट नहीं होते, इमेजिनरी रूट होते हैं। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपके पास क्या वैल्यू होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4AC। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस चीज से कंपेयर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ए की वो आ जाएगी 1, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि बी का किसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लीकेशन 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 4, इट मीन्स आपके पास वैल्यू आएगी माइनस के 3। यानी कि ये वाली कंडीशन आपके पास आ गई, है ना। अगर ये कंडीशन किसकी होती है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, है ना। कैसे रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो ये सब बातें लिखने का जो मेरा मतलब है वो है कि आपके पास सवाल कुछ भी आओ, है ना, डिजिट चेंज आओ, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तरीका पता है और हम कोई भी सवाल किसी भी कैसा भी सवाल आ जाए हम कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि इफ द एचसीएफ ऑफ, आपके पास दो नंबर है उनका एचसीएफ 40 है, उन दो नंबरों का जो एलसीएम है वो ये था, आपको के की वैल्यू निकालनी है। और आप जानते हैं कि पहले चैप्टर की जो थ्योरम है हमारे पास, वो थ्योरम कहती है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ।
यानी किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट उन दो नंबरों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो आपके पास दो नंबर क्या है, वो आपके पास है 25, 25 20 मल्टीप्लीकेशन 6600 इक्वल्स टू एलसीएम आपके पास कितना गिवन है 252 मल्टीप्लीकेशन के और एचसीएफ आपके पास गिवन है सर 40, है ना। तो आपको इस के की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये तीन, ये वाली बात और ये वाली बात के साथ मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं इन सारी बातों को अगर इधर लेकर आता हूं तो आपके पास ये सारी बातें डिवाइड में आ जाएंगी। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 मल्टीप्लीकेशन 6600 डिवाइडेड बाय 2520 इंटू 40 इक्वल्स टू के। आप जानते हैं अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकता हूं, 252 से 252 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 4 से इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना है, यानी कि 4 ही का ना 4, आपके पास 2 बचा 26 बना, 6 चौक 24, ठीक है। तो आपके पास फिर से 2 बचा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी फिर से 2 बचा, फिर आपके पास 20 बन गया, 4 5 20 0, यानी कि 1650, यानी कि के की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो 1650 1650 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ये थ्योरम याद होगी तो चाहे कोई सा भी सवाल आपकी एग्जाम में आ जाए वो आप आसान तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। आप किसी भी सवाल पे ध्यान न दें, उसके करने के तरीके पे ध्यान दें, उसका कॉन्सेप्ट जरूर समझें, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज शोन डीई पैरेलल। जो आपके पास पैरेलल है, कहीं भी आपके पास कोई भी लाइन अगर पैरेलल आ जाती है तो दिमाग में एक ही बात याद आनी चाहिए सर, बीपीटी। इफ एडी इज 5 सेंटीमीटर, जो एडी है, डीबी है, बीसी 12 है, देन डीई, देखो डीई की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपके पास, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल बन जाए इस तरीके से ए बी सी डी ई, आप जानते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूं और इस पूरे ट्रायंगल को लूं, है ना, पूरे ट्रायंगल को लूं, तो ये वाला एंगल तो दोनों ट्रायंगलों के अंदर कॉमन है। ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो पूरे ट्रायंगल के साथ कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। आई बात समझ में। तो यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है आपके पास, ये इस ट्रायंगल के साथ कैसा है सर, सिमिलर है ना। ये ट्रायंगल कैसा है, आप इसके साथ सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइडों के जो रेशियोज होंगे वो सारे बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइडों का अगर आप रेशियो लेना चाहते हो तो आपके पास एडी, छोटे वाले ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल की हमने ए बी ली, इक्वल जो होनी चाहिए वो कितनी होगी सर, छोटे वाले ट्रायंगल की डी अपॉन बीसी। आई बात समझ में। तो एडी की जो वैल्यू है सर आपके पास वो कितनी है सर, 5, और ए बी की वैल्यू, देखो ए बी की वैल्यू अगर यहां से लेके यहां तक देखो तो ये 5, ये 2.5, तो 7.5। डी की वैल्यू आपको निकालनी है और बीसी की वैल्यू आपके पास सर 12। यहां तक बात समझ में आई। देखो 5 से 7.5 को आप डिवाइड करोगे तो 5 ही का ना 5.5, ठीक है। तो आपके पास 12 को आप इधर लेकर जाओगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी सर 12 अपॉन 1.5 इक्वल्स टू डी। पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं 15 अट्ठे 120, तो आपके पास जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल्स टू 8 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया। याद रखना कभी भी अगर पैरेलल लाइन आती है तो ऊपर वाला जो चोंच वाला ट्रायंगल होता है वो पूरे ट्रायंगल के साथ कैसा होता है सर, सिमिलर। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियोज बराबर होंगे। तो डी की वैल्यू आपको समझ में आई होगी, वो कितनी आई है, 8, ठीक है। अब आपके पास सवाल है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, 0 डिग्री से लेके आपके पास वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री तक। एक बात मुझे बताओ, अगर आप साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है, तो आप सभी जानते हैं 0 और 90 के बीच में केवल एक ऐसा ही एंगल आता है थीटा 45, जहां पर कोस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं।
तो यानी कि ये जो कंडीशन आपके पास गिवन है, तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 45 डिग्री। एम आई राइट? तो वही आपको जो वैल्यू निकालनी है वो सेक थीटा मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा निकालनी है। अरे सेक थीटा मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा निकालनी है। तो आप जानते हैं सेक थीटा साइन थीटा सेक 45, यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो सेक 45 मल्टीप्लीकेशन साइन 45। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जानते हैं तो सेक 45 आपको पता है √2 के बराबर होता है, वही साइन 45 आपको सभी को पता है 1/√2 के बराबर होता है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, 1, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में भी फायदा मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री में तो सर फायदा है ही। अब अगला सवाल आपके पास आता है, तो टू डाई आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। आप सभी जानते हैं अगर कोई भी दो डाइज है आपके पास, अगर दो डाई है, अगर आप उन डाई को रोल करते हो, दो डाइस को, तो सभी से आप सभी जानते होंगे, तो टोटल आउटकम आपके पास कितने आते हैं, 36, है ना। 6 × 6। अगर आप सैंपल स्पेस की बात करते हो इस सवाल के, सैंपल स्पेस देखते हो, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस आएगा सर बनके, वो कितना आएगा, देखो 1,1 से शुरुआत होगी, और जो लास्ट टर्म आपके पास आएगी वो 6,6 आएगी, है ना। तो आप सभी जानते हैं जो लास्ट टर्म का जो सम आ रहा है आपके पास वो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों डाई पर अगर 6 आता है तो आपका सम 12 आएगा, यानी कि सम 12 से तो बड़ा हो नहीं सकता। आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है मोर देन 10 की, यानी कि मोर देन 10 से मतलब है कि यानी कि सम 11 की और सम 12 की। तो आपको निकालना है 11। अब आप सभी जानते हैं 11 का सम होने के लिए आपको पता है या तो आउटकम होना चाहिए 5,6 या आउटकम होना चाहिए 6,5। केवल दो ही ऐसे टर्म होती है जिसका सम 11 होगा, ठीक है। और 12 का तो केवल एक ही आउटकम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारे पास 3 आउटकम आए। टोटल आउटकम हमारे पास कितने आए सर, 3। तो आप सभी जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। मोर देन 10 का मतलब है 11 और 12, यानी कि सम 11 और 12 आने के जो आउटकम्स हैं, केवल 3 ही ऐसे आउटकम है जिनमें सम जो है 11 और 12 आ सकता है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 3। और टोटल आउटकम आप सभी जानते हैं दो डाई रोल करने पर कितने आते हैं, 36। आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 1/12, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 5x² + 3x - 7, द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। देखो बहुत सिंपल सवाल है, आपको निकालना है 1/अल्फा + 1/बीटा। अगर आप इनको सोल्व करते हो तो बीटा की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ आपके पास आ जाएगा बीटा, अल्फा की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आपके पास आ जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आप सभी जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस आपको पता होगा वो कितना होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आप सभी को पता है वो होता है c/a। अगर आप a से a को कैंसिल करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -b/c। वहीं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखोगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है वहां पर b की जो वैल्यू है आपके पास वो 3 है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 3, माइनस तो फॉर्मूले का है। c आपके पास कितना है, -7। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसे हम c बोलते हैं, यानी कि आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 3/7, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर आर 56 एंड द 48 सेंटीमीटर देन रेस्पेक्टिवली पीक्यू अपॉन एबी। देखो आपके पास जो गिवन है ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर गिवन है ट्रायंगल पीक्यूआर है। पहली बात तो ये, देखो आपको मैं दो बातें आप सभी को बता दूं, जब आपके पास जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तो पहली बात बराबर होती है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू हमेशा बराबर होगा। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा आपके पास बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर बी। ठीक, पहली बात तो हमेशा ये याद रखनी है। दूसरी बात,
अगर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियोज निकालने हैं, यानी कि पेरीमीटर के रेशियोज निकालने हैं ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दो सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियोज भी जो बराबर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियोज के बराबर होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। तीसरी बात देखो, तीसरी बात भी आप इंपोर्टेंटली याद रखना, पेरीमीटर का रेशियो समझ में आया, और एक बात हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो अगर आप निकालना चाहते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और दोनों सिमिलर हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी ए बी अपॉन पी क्यू, इनके स्क्वायर के बराबर होगा, हमेशा याद रखना। एक तो ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है, और एक ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है। आपके पास गिवन है, देखो पेरीमीटर आपको 56 है और इसका पेरीमीटर आपके पास कितना है 48, तो इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू निकालना, तो आपको पेरीमीटर का रेशियो निकाल लो, वही ए बी अपॉन पी क्यू होगा। तो आप जानते हैं अगर आपको ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है, ये पी क्यू अपॉन ए बी निकालना है, हाँ आपको क्या निकालना है पी क्यू अपॉन ए बी। ठीक है। तो पी क्यू वाला जो ट्राइंगल है उसका आप पेरीमीटर ऊपर लिखेंगे, तो पी क्यू वाला जो ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर है आपके पास 48 है, और ए बी वाला जो ट्राइंगल है आपके पास उसका जो पेरीमीटर है आपके पास वो कितना है 56, तो 48 अपॉन 56 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, देखो 8 6 और 8 7 6 7, यानी कि ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, अगर कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो उसके पेरीमीटर के रेशियोज के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइडों का स्क्वायर उसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है ए बी एंड सी डी आर द टू कोर्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूजिंग द करेक्ट। देखो आपको स्टेटमेंट चूज करना है, ऑप्शन ए में एडीपी है, एडीपी 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 एडीपी, यानी कि हमें इधर वाले ट्राइंगल से ही मतलब है, सारे ऑप्शन में एडीपी एडीपी तो है, तो यानी कि ए डी पी, ट्राइंगल ए डी पी, है ना, यानी कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास इसके सिमिलर ट्राइंगल कौन सा होगा, यही तो बात आपको बतानी है। अब आप जानते हैं कभी भी आप दो ट्राइंगल लोगे, जैसे ए डी पी लिया है, दूसरा ट्राइंगल आपको जो लेना पड़ेगा, तो अगर दो कोड है तो आपको इसी ही सीरीज में लेना पड़ेगा, यानी कि सी बी पी, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ट्राइंगल सी बी पी। क्यों? क्योंकि आपको सीरीज मैच करनी होगी, जैसे ए से इधर शुरुआत करिए तो सी से बी पी के अंदर, आई बात समझ में, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी बी पी वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना सिमिलरिटी के अंदर आपको सीरीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे कि जिस तरीके से वो ट्रायंगल लिया गया है तो उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल लिया जाएगा। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the value of the each observation of the data is increased by 2, then the median of the new data। देखो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, माना कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो A1 A2 A3 A4 और A5, 5 ऑब्जर्वेशन लिए हमने। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन में बोला है कि ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, तो यानी कि जो न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी हमारे पास, जो न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, A1 +2 A2 +2 A3 +2, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि अब द मीडियन ऑफ द न्यू डाटा, देखो आपके पास जो पुराना वाला डाटा था उसका जो मीडियन होगा वो आप सभी जानते हैं A3 होगा। मीडियन का मतलब होता है जो मिडिल वाली टर्म होती है उसको बताना। अब जो न्यू डाटा आपके पास आया है जो वो उसका जो मीडियन होगा वो कितना होगा, A3 +2, यानी कि इससे ये वाला जो मीडियन है वो +2 ज्यादा हो गया, यानी कि जो अगर आपके पास टर्म को दो दो इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपका जो मीडियन है वो भी 2 इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन को भी 2-2 करके बढ़ाते चले जाओगे तो आपका जो मीडियन है वो भी 2-2 करके बढ़ता चला जाएगा, और आपका मोड है वो भी 2-2 करके बढ़कर चला जाएगा, और आपका मीन भी 2
बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे मीन हो, मोड हो, मीन हो, मोड हो या मीडियन हो, दो सबका आंसर आपका इंक्रीज बाय 2 ही होगा, अगर आपका जो डाटा है वो इंक्रीज बाय 2 है तो। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है द बॉक्स कंटेन द कार्ड नंबर 6 to 55, यानी कि एक जो बॉक्स है, इस बॉक्स में 6 to 55 नंबर्स तक कार्ड है। इसका मतलब है जो इस बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्ड हैं वो कितने हुए, नंबर ऑफ कार्ड वो कितने हैं आपके पास 50, है ना, वो कितने हैं आपके पास 50। तो पहली बात तो हमें यह पता चलेगी कि इस बॉक्स के अंदर 50 कार्ड्स हैं। ठीक है, और उन पे जो है वो 6, 7, 8 इस तरीके से लिखा हुआ है। A कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से एक कार्ड हमने निकाला। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर आपने कार्ड निकाला है उसका वो जो कार्ड है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 6 और 55 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो आप सभी जानते हैं आपको सबसे पहले मिलेगा 9 परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरी बात आपको मिलेगा 16, 25, 36, 49, 49 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आता है वो 64 है, लेकिन हमारे पास जो नंबर कार्ड है वो 55 तक है। तो यानी कि आपके पास जो आउटकम्स होंगे, जो आपके हित में होंगे, जो आपके फेवरेबल आउटकम होंगे, वो केवल यही होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे पास केवल 5 ही ऐसे आउटकम है जो हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो आपके पास जो टोटल आउटकम है वो नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं सर 50, निकालने कितने हैं, वो 5 में से एक निकालना है। तो आपके पास जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो बेसिक्स बात है वो है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आपके जो हित में जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं 5, और टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं वो 50, यानी कि 1/10 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, जो आपके नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने हैं 50, यानी कि 6 से लेकर 55 तक, यानी कि 1, 2, 3, 5 को हटा दो, 55 यानी कि 50 ही कार्ड्स होंगे। इस बात पर गौर करना। ठीक है, देखो अगला सवाल आपके पास गिवन है, इन द गिवन फिगर आपके पास गिवन है द टेंजेंट पीए पीबी, टेंजेंट पीए और पीबी इन द टू द सर्किल्स centered at O from the point P. The perpendicular to each other, यानी कि the perpendicular to each other, यानी कि ये सारी perpendicular 90 डिग्री एंगल है। आपके पास PA की वैल्यू 5 है, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास PA वो है 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? देन द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी है सर वो AB की लेंथ निकाल, AB की, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आपको निकालनी है। एक बात बताओ, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, वो उस एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो केवल 2 ही टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ हो सकती है, और 10.2 थ्योरम जो कहती है वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। अगर आपके पास पीए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो हमेशा याद रखेंगे जो पीवी है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, तो आपका मतलब होगा कि ये अगर हाइपोटेनियस हो गई तो इसका मतलब है कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर एपी का मतलब है 5, 5 का स्क्वायर आपके पास आ गया 25, और पीबी का स्क्वायर यानी कि 5, 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 25। तो ए बी का स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी सर 50, यानी कि ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी √50, और 50 रूट आपको पता है 5√2 को बोलते हैं, क्योंकि 25 दूनी 50, 25 का 5 बार। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी सर वो कितनी आ जाएगी 5√2। आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आई। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि XOYZ इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो मैं आपको एक रेक्टेंगल बना देता हूं। XOYZ, आपके पास x का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,0, O का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो 0,0, y का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो कितना है 0,4, और z का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास कितना है x, y।
देन द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज, देखो आपको पता है कोई भी अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल पहली बात तो बराबर होते हैं, यानी कि आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी दोनों बातें बराबर होंगी। अगर आप एक्स वाई की वैल्यू निकालते हो, पहली बात तो आप एक्स वाई की वैल्यू ही निकालोगे, तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो यानी कि ये -3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 9, 0 में से 4 गया तो आपके पास -4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 16। तो आपके पास जो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √25, इट मींस 5, यानी कि जो आपके डायगोनल की लेंथ आई है आपके पास कितनी आई है 5, यानी कि 5 यूनिट। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका आंसर है आपके पास कितना है 5 यूनिट। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देना। अगली बात है विच टर्म ऑफ द एपी इज 16, यानी कि 16 जो है वो इस एपी की कौन सी टर्म है। अगर आपके पास जो एपी है तो एपी को अगर आप ध्यान से देखते हो, इस एपी के जो पहली टर्म है वो कितनी है -29। अगर आप इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को घटा देना, ठीक है। अगली टर्म आपके पास कितनी है -26 और इसमें से -29 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो -26 माइनस माइनस +29, यानी कि डी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर +3 इज 16, यानी कि ए एन इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 16। तो ए एन की मतलब होता है आपके पास a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 16। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है -29 प्लस n-1 और डी की वैल्यू आपके पास कितनी है सर 3 इक्वल टू 16। -29 उधर जाकर आपके पास ऐड हो जाएगी तो यानी n-1 3 इक्वल टू 16 + 29। वहीं आपके पास वैल्यू हो जाएगी n-3 n-1 3 इक्वल टू, देखो 16 और 29 आप सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है। 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाकर आपके पास कैसा आ जाएगा डिवाइड में, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 45/3। अगर आप 3 से 45 को डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 15, यानी कि n-1 इधर जाकर आप प्लस करोगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी सर 15 + 1 यानी कि 16। तो 16 टर्म जो है वो 16 ही है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इन द गिवन फिगर AT इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। इफ CAT 40 डिग्री का है देन CBA आप जानते हैं अगर आप कोई भी डायगोनल ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब है कि कोई भी डायगोनल यानी कि सेमी सर्किल पे या डायगोनल पर कोई भी एंगल ट्रायंगल बनाते हो आप किसी भी सेमी सर्किल के अंदर तो वो 90 डिग्री का बनता है। तो पहली बात तो ये तो एंगल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरी बात आपके पास आपको पता होगा कोई भी रेडियस हो किसी भी टेंजेंट के साथ वो 90 डिग्री की होती है और आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास 40 डिग्री की दे रखी है, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी आपके पास कितनी होगी 50 डिग्री की होगी, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री की वैल्यू है ये 90 डिग्री की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और टिक करेंगे और आगे बढ़ के चले जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगला सवाल आपके पास गिवन है, आफ्टर द एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट डैश ऑफ द मार्क्स। देखो मैं आपको 3 बातें समझाता हूं। अगर इस टीचर को किसी भी इस क्लास का एवरेज निकालना होता कि इस क्लास का एवरेज क्या है तो उसे उस क्लास का मीन निकालना पड़ता, ठीक है। तो दूसरी बात अगर आपको इस टीचर को इस क्लास के मिडिल मार्क्स निकालने होते कि मिडिल नंबर पे जो नंबर का टर्म है वो मार्क्स कौन से हैं, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना होता। तीसरी बात हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा किस बच्चों के कौन से मार्क्स आए, जैसे कि 27 27 27 27 27 काफी बच्चों के हैं तो 27 इसमें क्या हो जाएगा मोड निकालना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में जो नंबर आता है उसका मतलब होता है मोड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम का क्वेश्चन आता है तो मोड निकालना होता है, एवरेज का मतलब मीन होता है और मिडिल टर्म का मतलब मीडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास भी बने कि असर्शन और रीजन का, है ना। वो क्वेश्चन कैसा है असर्शन और रीजन का, ठीक है। देखो आपके पास सवाल है पेन पिंक, आपके पास सवाल है कि साइन ए इक्वल टू 1/3 है, ठीक है सर। तो देन द कोस ए इक्वल टू 2√2 होगा और रीजन आपके पास गिवन है फॉर एवरी एंगल ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि रीजन तो आपके पास ट्रू है। अगर आपको ये वैल्यू इसमें ही पुट करनी है तो देखो साइन के अंदर यहां पर
आपका 1/3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1/9 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 1/9 को आप उधर लेकर जाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 1/9। 9 को आप इधर लेकर जाओगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा 9 - 1 यानी कि 8/9। इसका आप रूट लोगे तो आपके पास जो कोस थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? √8/9। 9 का रूट आप सभी को पता है वो 3 होता है और 8 का रूट आप सभी को पता है 2√2 होता है। यानी कि असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और असर्शन से ही असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रीजन से ही असर्शन सोल्व हो रहा है। देखो अगला सवाल आपके पास गिवन है द 2 क्यूब्स ऑफ ईच एज। देखो आप 2 क्यूब है, एक क्यूब है ना, एक क्यूब है ना, ठीक है। देखो 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, हमने माना कि ये भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी भी जो एज है वो भी 10 सेंटीमीटर है। टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड, यानी कि अगर मैं इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर देता हूं तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अब ये जो क्यूबॉइड की जो न्यू लेंथ होगी आपके पास वो कितनी होगी सर? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और वहीं इसकी जो हाइट हो जाएगी सर आपके पास वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो न्यू क्यूबॉइड आपके पास बनना है उस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए चलिए देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है 2 × LB BH और HL होता है। ठीक है। आप सभी जानते हैं 2 × LB, L आपके पास 20 है, विड्थ आपके पास 10 है, 20 की 10 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200। BH यानी कि विड्थ और हाइट आपके पास 10 है तो आपके पास आ जाएगा सर 100। और H आपके पास 10 है, वो 220 है तो आपके पास आ जाएगा सर 20 यानी कि 200। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 500, 500 के 2 के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1200 तो नहीं आया तो आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक बात आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी क्यूब है उसकी साइड अगर ए है और दोनों क्यूब आपके क्यूबॉइड बना रहे हैं तो न्यूली जो आपका क्यूबॉइड होगा उसका जो एरिया होगा वो 10a² होगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना? उसका 10a² होगा। जैसे अगर आपके पास कोई भी क्यूब अगर 5 सेंटीमीटर का होता और दोनों क्यूब को मर्ज कर दिया जाता तो उसका जो न्यूली एरिया आता निकल के वो कितना आता? 10, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 यानी कि 250। आई बात समझ में? ठीक है। रीजन आपके पास गिवन है द एरिया ऑफ द ईच सरफेस ऑफ द क्यूब इज साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, रीजन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन होगा यानी कि असर्शन इज नॉट ट्रू, रीजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर द 20 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आज आपको 2025 के जो सेट है, 2025 में कोई से नंबर पर जो सेट आया था उस सेट के जो 20 के 20 एमसीक्यू है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके के एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको समझाए हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और आपको समझ में आए हैं और अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक लाइक जरूर भेजें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।